ओके आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेरिकल शेल। ओके, एक हमने शेल लिया, शेल स्पेरिकल शेल यानी जस्ट लाइक ए फुटबॉल, जैसे फुटबॉल होती है उसके अंदर कुछ मटेरियल नहीं होता है, वैसे हमारा एक शेल है। इस शेल के ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया, ये सब चार्ज को हमने नाम दिया क्यू चार्ज। और ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दिस इज ए स्पेरिकल शेल through which we have to find the electric field intensity in its surrounding। इसके सराउंडिंग में हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके लिए हमने तीन लोकेशन डिसाइड करी है, एक आउटसाइड द शेल, एक ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और एक इनसाइड द शेल। इन तीन लोकेशन पे हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से अपन इससे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। सरफेस में अपन ने शीट पढ़ा है, प्लेट पढ़ा है। दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो चार्ज है वो कहाँ पे है? वो शेल की आउटर सरफेस पे है। ये एक स्पेरिकल शेल है यानी इसका एक कर्वेचर ऐसे भी है बाहर की तरफ और ऐसे भी कर्वेचर है, फुटबॉल टाइप है ये बिल्कुल। ओके, और इसकी सरफेस पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी सरफेस के हर पॉइंट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारी सारी डिटेल्स को हमें लिख लेना है। सबसे पहले एग्जाम में जब भी आएगा तो हमें सबसे पहले जो गिवन चार्ज सिस्टम है उसकी सारी डिटेल्स लिख लेनी है। तो यहाँ पे लिखना है हमें कंसीडर ए थिन, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell of radius r on which charge q is uniformly distributed over its entire outer surface where sigma is its surface charge density. Okay, P is our observation point at distance r from the center of the shell. So this is the complete description detail of the given charge system. ओके, जो हमें दिया गया है उसकी हमने डिटेल लिख ली सारी की सारी। अब हमें हमारी प्रोसेस पे आना है, डेट इज वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ द गॉस लॉ। ओके, उसमें सबसे पहले हमारा स्टेप होता है गॉसियन सरफेस चूज करना। यहाँ पे देखिए हम तीन लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एक तो आउटसाइड, ओके, एक ऑन दी सरफेस और एक इनसाइड। तो इन तीन लोकेशन के लिए चूंकि चार्ज जो सिस्टम है ये क्या है? स्पेरिकल शेल है, तो इससे सिमेट्री दिखाती हुई जो गॉसियन सरफेस हमें चाहिए तीनों लोकेशन के लिए, हमें एक ही टाइप की गॉसियन सरफेस चाहिए और वो कैसी चाहिए? स्पेरिकल शेल। ओके, सो वी विल कंसीडर ए कोसेंट्रिक स्पेरिकल शेल, ओके, थ्रू विच वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमारी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है दैट इज आउटसाइड द शेल। तो जब P इज आउटसाइड द चार्ज शेल, ओके, यानी स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R। ओके, तो हमारा स्टेप 1 लगा देते हैं यहाँ पे गॉस लॉ का। एज्यूम a concentric
spherical Gaussian surface of radius small r which passes through ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ओके, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में हमने 3 काम करने होते हैं। कौन सी सरफेस चूज करनी है वो डिसाइड करना होता है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर ली, उसकी पोजीशन सेट करनी होती है। तो यहाँ कोसेंट्रिक यानी जो भी हम सरफेस ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, ओके, उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इस शेल के, गिवन शेल के सेंटर पे। ओके, तो पोजीशन भी बता दी। और तीसरा कहाँ से पास करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है EDS cos थीटा। सो वी हैव टू फाइंड EDS cos थीटा। गॉस लॉ क्या है हमारा गॉस लॉ है EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कौन सी, हमारी गॉसियन सरफेस, ओके, जो हम ले रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस, द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये दोनों हम किसके रेफरेंस में निकालेंगे, गॉसियन सरफेस के रेफरेंस में। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी निकालते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी के लिए पहले यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी गॉसियन सरफेस है, और इस तरह से ये एक स्फेरिकल शेल। ओके, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ओके, अब देखिए ये जो शेल है दिस बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ओके, फॉर दिस पॉइंट कैसे, ये सारे चार्जेस इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये सारे चार्जेस कहाँ पे बैठे हों, इस शेल के सेंटर में। दे ऑल बिहेव जस्ट लाइक that they all are concentrated at the center of the shell। ओके, तो अगर ये सारे चार्जेस एक ही लोकेशन पे शेल पे आ गए तो ये सब मिलके क्या बन गए, एक पॉइंट चार्ज। यानी जो Q चार्ज पूरी सरफेस से फैला हुआ है, ये अगर एक ही जगह सिमट के आ गया तो ये Q चार्ज क्या बन गया, जो भी सरफेस चार्ज है क्या बन जाएगा, अगर सेंटर पे आ जाएगा तो पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज बन जाता है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर वो कैसी होंगी, दे विल बी रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं ये वाली, ओके, ये दे ऑल अपीयर रेडियली आउटवर्ड। ये एक ऐसे लगता है जैसे कहां से आ रही है, रेडियस से आ रही है। आती सरफेस से ही है लेकिन दिखती ऐसी है जैसे रेडियस से आ रही है। दीज ऑल आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ओके, तो इस शेल के अगर सारे चार्जेस सेंटर से काम कर रहे हैं तो सारे चार्जेस के लिए गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, यानी इस सरफेस का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे। अगर इन सब चार्जेस से इस सरफेस का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है तो इन चार्जेस के कारण इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, सरफेस के, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन सब चार्जेस के कारण, तो उनका उसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम। क्योंकि सारे चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो कहाँ पे बैठे हो, सेंटर पे, और सेंटर से गॉसियन सरफेस की हर पॉइंट की दूरी कैसी है, सेम। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे वो कैसा होगा, सेम। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया सेम। अब डायरेक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की। डायरेक्शन दोनों की देख लेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का थीटा मिल जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। अब डायरेक्शन देखिए, हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, जैसे एक फुटबॉल की सरफेस पे हमने एक छोटा एरिया एलिमेंट पकड़ा। उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, पहले तो क्लोज सरफेस पे जो डायरेक्शन होती है एरिया की वो किस तरफ होती है, आउटवर्ड।
ओके अब उस सपोज ये फुटबॉल है हाथ में, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया उसके ऊपर, उसमें उसकी डायरेक्शन बतानी है एरिया एलिमेंट की, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सरफेस के, जो फुटबॉल की सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होगी, और उसके सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है, उसकी रेडियस जो सेंटर से जारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग है, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसी है, रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड ऑलरेडी कौन है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ये ds है एरिया वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए अगर हमने एक छोटा एरिया एलिमेंट लिया ds, ये, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये भी थीटा कितना बनाएगा यहाँ पे, 0। ऐसे ही यहाँ पे ले लिया सपोज हमने एक एरिया एलिमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ds, दोनों के बीच एंगल कितना, 0। तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे, हर पार्ट पे एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों के लिए थीटा कितना है, हमेशा 0 इस गॉसियन सरफेस के ऊपर। वापस से हम ये वाली जो क्वांटिटी है किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और थीटा, ये तीनों को जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, गॉसियन सरफेस के रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखना है किसके ऊपर, गॉसियन सरफेस के ऊपर। इन दोनों के बीच का एंगल चेक करना है किसके ऊपर, गॉसियन सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, गॉसियन सरफेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ओके, तो हमने डिटेल दे दी। तो स्टेप 2 में हम अब लिख सकते हैं दैट द ऑल चार्जेस on the shell, on the charge shell, behave such that they all are concentrated at the center of the shell. So for the observation point P, when r is more than r, the charge shell act as a point charge, act as a point charge। डस्टर का गया। So for each point on the Gaussian surface, the electric field E, इलेक्ट्रिक फील्ड E यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड इज सेम एंड E vector and ds vector are radially outward everywhere on the Gaussian surface। Hence theta is 0 between them, okay, for every part, for the entire surface, entire Gaussian surface। ओके ये डिटेल हमने लिख दी। अब इसको मैथमेटिकली हमें एक बार लिख देना है। तो मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, क्योंकि क्या लिखा हमने, थीटा इज 0 फॉर एंटायर सरफेस, यानी इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना है, 0 डिग्री।
तो cos 0 लिख दिया। cos 0 कितना होता है 1, तो ये क्या रह गया EDS। अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अलग अलग है मान लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एरिया के साथ कितना एंगल बनाती है 0। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। इस फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, ऐसे। इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे। तो हर लोकेशन पे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, रेडियली आउटवर्ड। ओके, बट हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो ये हमें फायदा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे कैसा है, सेम डायरेक्शन में। अलग अलग है एक दूसरे से, लेकिन आपस में सेम है हर पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। हर पॉइंट सरफेस का हर पॉइंट इस सेंटर से कैसे है, इक्वल डिस्टेंस पे, और सारे चार्जेस को हमने क्या माना है, कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। तो सेंटर से यानी चार्ज से सारे सरफेस के सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये मैग्नीट्यूड कैसा है सबके लिए सेम। तो इस इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, केवल कौन करेगा, ds। क्या लिखा है हमने, इंटीग्रेशन क्लोज फॉर क्लोज सरफेस, और इस पूरी क्लोज गॉसियन सरफेस का हमने छोटा एरिया एलिमेंट लिया ds। पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, ये गॉसियन सरफेस कैसी ली हमने, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। तो एक फुटबॉल का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो हम किसकी बात करें, गॉसियन स्पेरिकल शेल की, और इसकी रेडियस कितनी मानी है हमने, स्मॉल r। तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा 4πr²। ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड स्टेप से फर्स्ट इक्वेशन मिली। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, स्टेप थ्री में हमें फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। टोटल चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है Q। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q नेट कितना हो गया Q। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम फाइनल स्टेप लगा देंगे, यानी स्टेप 4। और स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ फ्रॉम बाय पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ओके, 1 and 2 से इक्वेशन से गॉस लॉ क्या हमारा, EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EDS cos थीटा कितना है, EDS cos थीटा किसके इक्वल है, E4πr² के, E4πr²। Q नेट कितना है, Q एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, ठीक है। 4π को इसके साथ मिला देते हैं एप्सिलॉन नॉट के पास में, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। Q ऑलरेडी है, ये r² नीचे आ गया r²। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला आउटसाइड द स्पेरिकल शेल, चार्ज स्पेरिकल शेल। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला किसके जैसे लगता है, पॉइंट चार्ज के जैसे लगता है फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये शेल इस पॉइंट के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, चार्ज शेल किसके जैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के जैसे। तो ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला बना के देगा। ओके, तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकला हमारे लिए। ओके, अब इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज है, एक और अलग फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, और वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्मेट में लिखेंगे। ये फॉर्मूला तो हो गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। इसी को, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला अपन ने, आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, सिंस Q किसके इक्वल है, सिग्मा Q अपॉन A सिग्मा होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है। तो चार्ज किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसका, जो शेल चार्ज को कंटेन कर रहा है, तो शेल का एरिया कितना है 4πr²। तो 4πR²। ओके, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा E आउट, इसका एक और फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 सिग्मा 4π
पाई आर स्क्वायर, क्यू की जगह पे रख दिया, और नीचे क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास ई आउट का एक फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ई आउट यानी व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इज आउटसाइड द शेल, तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ओके, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिए, दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग रूप में है। ओके, चलो अब इसके बाद हमें कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन दिस सरफेस। When observation point P is on the surface of the charged shell, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इसमें कुछ नहीं करना, जब इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे सरफेस के ऊपर, तब भी ये सारे चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज के जैसे। तो जो हमारा अभी वाला फॉर्मूला निकला था उसी के अंदर स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे कैपिटल R। तो इसको लिख देते हैं, द चार्ज शेल स्टिल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज फॉर द observation point P when R is equal to R. Okay, so the same previous calculation is followed. Okay, तो यहाँ पे क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन क्या आया था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया ऑन द सरफेस। अब इसी को चार्ज डेंसिटी के लिए लिखना है, तो चार्ज डेंसिटी के लिए उसका क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह हमें क्या लिख देना है कैपिटल आर, सो कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ई ऑन द सरफेस कितना मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी शेल के ऊपर है, शेल की आउटर सरफेस के ऊपर है, तब हमारा ये फॉर्मूला होता है। ओके, दिस फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ओके, अब तीसरी लोकेशन व्हेन पी इज इनसाइड द शेल। When P is inside the shell, यानी स्मॉल r is less than कैपिटल R। अब देखिए ये हमारी चार्ज शेल है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। ओके, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R। अब हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ ले लिया, अंदर ले लिया। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर ले लिया तो हमारी गॉसियन सरफेस को कहाँ से जाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे से, कंडीशन यही है। और गॉसियन सरफेस कौन सी चूज करिए, स्पेरिकल शेल, और स्पेरिकल शेल की सरफेस को किस पे से जाना पड़ेगा, इस पे से, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, तो ये हमारी गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। ओके, दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके, अब देखिए इस हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर देखिए क्यू नेट इज 0, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज अभी कहाँ पे है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज अवेलेबल है क्या, नहीं है चार्ज। एक्चुअल में तो चार्जेस कहाँ पे हैं, इस शेल की सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। हमें कौन से चार्जेस चाहिए, जो गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड हो। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। क्यू नेट इज इक्वल टू 0 inside the Gaussian surface. Okay,
Gaussian surface. Since q net is equal to 0 inside the Gaussian surface, therefore electric field is 0. Okay, inside the charge shell. शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. किसी भी पॉइंट पे, सेंटर पे, चाहे इधर कहीं भी आप देखोगे, जैसे ही आप शेल से अंदर एंटर करोगे, सेल की सरफेस को छोड़ के अंदर जैसे ही एंटर करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको? 0. ओके, ये होता है. इसको मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. भाई क्यू नेट तो 0 है, ये तो कंफर्म है, अंदर चार्ज नहीं है गॉसियन सरफेस के. अब देखिए इन तीनों में से कौन सी चीज 0 हो सकती है? कॉस थीटा 0 हो सकता है क्या? कॉस थीटा इज नॉट 0. क्यों? क्योंकि थीटा इज नॉट 90 डिग्री. कॉस थीटा 0 तभी होता है जब इसका थीटा कितना हो? 90 डिग्री. और इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता तो ऑब्वियसली वो रेडियस की डायरेक्शन में होता, और इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पार्ट पे, किसी भी पॉइंट पे आप एरिया एलिमेंट लेते तो वो भी रेडियस की डायरेक्शन में होता. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों इस पूरी गॉसियन सरफेस पे कैसे होते? सेम डायरेक्शन में होते, यानी थीटा कितना रहता? 0. अगर थीटा 0 रहता तो कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा 0 होने से कॉस 0 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है. तो थीटा तो 90, थीटा कितना होता? सॉरी 0 ही होता, थीटा 90 नहीं होता. ओके, इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर बार कितनी एक ही डायरेक्शन में होते, तो थीटा हर बार कितना रहता? 0. थीटा 90 नहीं होता, और कॉस थीटा को 0 होने के लिए थीटा का 90 होना जरूरी है. ओके, तो इस पूरी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हर पॉइंट पे, हर पार्ट पे सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इज नॉट 90 डिग्री. थीटा कितना है? 0. ओके, तो ये कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता. डीएस भी 0 नहीं हो सकता. आप कोई भी एरिया एलिमेंट लोगे तो कोई भी आप पार्ट पकड़ोगे सरफेस का, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो सर्टेन एरिया होगा. अगर एरिया होगा तो ऑब्वियसली एरिया 0 नहीं हो सकता. तो एक ही चीज बचती है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ओके, सो दिस इज व्हेन द पी इज इनसाइड द शेल. तो चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. ओके, अगर हम कोई चार्ज शेल के अंदर ये शेल है, इसके सरफेस पे चार्ज है, हम यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज ले जाएं Q, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा 0. क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई. ई अगर 0 है तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? 0. यानी अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को इस शेल के अंदर कहीं भी ले जाके रखेंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा. इसलिए जब भी बिजली गिरती है तो हम कार के अंदर ज़्यादा सेफ है. एक पेड़ के नीचे रुकने से अच्छा है कि कार के अंदर बैठे रहें, क्योंकि कार क्या है? एक स्पेरिकल शेल है. जो चार्जेस आएंगे वो कहाँ पे रहेंगे? ऊपर सरफेस पे. अंदर हम सेफ रहेंगे. तो ये चार्ज को बचाना, ये कंडक्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक स्पेरिकल कंडक्टर के लिए. तो अगर किसी चार्ज को हम बचाना चाहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो हमारे पास एक तरीका है. उसको हम क्या करें? एक किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर ले जाके रख दो. ओके, चार्ज कंडक्टर के अंदर ले जाके रख दो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे ऐसा शेल हो. अगर अंदर ले जाके रख दोगे तो उस पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे चार्जेस तो बाहर हैं. ये चार्जेस जो बाहर है ये कहाँ बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ. ये सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बना रहे हैं, तो सारा फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं? बाहर की तरफ. तो अंदर जो चार्ज है वो बचा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो इस तरह से इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं चार्ज को. इस प्रोटेक्शन वाली प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. शील्ड करना, बचाना. ओके, तो ये हो गया हमारा शेल का. ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है वो चार्ज की टर्म में भी निकाला है और सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी निकाला है. अब इसका ग्राफ देखिए, दिस इज आर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये इसकी रेडियस, दिस इज आर, और ये आर इज लेस देन कैपिटल आर यहाँ तक, और यहाँ पे आर इज मोर देन कैपिटल आर. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल कितना है? 0. शेल के अंदर 0 है. कहाँ तक 0 है? आर डिस्टेंस तक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाती है? इसकी बाउंड्री आ जाती है. इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रहा है, तो इस बाउंड्री तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0. यानी आर रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0. और जैसे ही सरफेस पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है कितना? मैक्सिमम 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. और उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट को छोड़ के बाहर निकलते हैं, देखिए
यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें 100 सरफेस के ऊपर। फिर सरफेस से बाहर निकले, यहाँ मिला 90, फिर मिला 80, फिर मिला 70, 60। तो इस तरह से मैक्सिमम सरफेस से मिलता है और फिर डाउन होता चला जाता है। ओके, तो सरफेस पे मैक्सिमम और फिर डाउन, इन्फिनिटी पे जाके 0। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? मैक्सिमम। और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। R इज लेस देन R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब R इज इक्वल टू R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। और व्हेन R इज मोर देन R, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग डाउन विथ रेस्पेक्ट टू R। ओके, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मूला जो भी है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो शेल पे तो कुछ नहीं, फॉर्मूला यही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जानी है, रेडियली आउटवर्ड की जगह रेडियली इनवर्ड। ओके, अगर इस शेल को किसी मीडियम में डाल दिया जाए तो जहाँ पे भी फॉर्मूले में एप्सिलन नॉट है लिखा हुआ, उसको एप्सिलन आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड के लिए लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q/r²। ये तो वैक्यूम के लिए है फॉर्मूला। ओके, अगर इसको मीडियम के लिए बनाना है, यानी अगर इस चार्ज शेल को हमने सपोज किसी वाटर के अंदर डिप कर दिया, पानी की बाल्टी में डाल दिया, तो वहाँ पे इसके ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q/4 पाई एप्सिलन Q/r², ये मीडियम का। ओके, अब ये क्या चीज़ है? ये तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर वैक्यूम कांस्टेंट 8.85 इसकी वैल्यू होती है, और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे हमारे पास एक चीज़ है जिसकी वैल्यू हमारे पास है, और वो क्या है? एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू। फॉर डिफरेंट मीडियम वी हैव रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? एप्सिलन की जगह क्या लिख देंगे? एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। यानी आपको जहां भी एप्सिलन नॉट दिखे वहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एप्सिलन आर से, रिलेटिव परमिटिविटी से। ओके, सो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? मीडियम का। अब वाटर होगा तो वाटर की वैल्यू आ जाएगी 80 यहाँ पे, मेटल होगा तो मेटल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जो भी है वो आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल। ओके, नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field due to a uniformly charged non-conducting solid sphere। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ध्यान से सुनिए। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, अभी हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर था? एक स्ट्रेट वायर के ऊपर। सरफेस चार्ज में 3 एग्जाम्पल पढ़ चुके, शीट का, प्लेट का और एक स्फेरिकल शेल का। यह है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो वॉल्यूम के अंदर चार्जेस हैं, और वॉल्यूम के अंदर चार्जेस कब होंगे? जब मटेरियल कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वापस से वही 3 लोकेशन। केस 1, P इज ऑन साइड द शेल, सॉरी आउटसाइड द शेल, R इज मोर देन R। P का है आउटसाइड। अब इसमें हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहे, जैसे हमने स्फेरिकल शेल के लिए लिखा वैसे लिखना है इसमें चार्ज के डिस्क्रिप्शन में। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। कैपिटल R इसकी रेडियस है। ओके, ओके, हैविंग वॉल्यूमेट्रिक सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। रो क्या होता है? इस पे हमने टोटल चार्ज दिया, इसके वॉल्यूम में हमने टोटल चार्ज कितना भरा? Q। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? V। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी कूलम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट। सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस कहाँ पे भरे हुए हैं? वॉल्यूम के अंदर भरे हुए हैं। ओके, देखिए तो Q बराबर क्या हो गया? रो इंटू V। V क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? V इज वॉल्यूम
ओके, किसका वॉल्यूम, जो चार्ज को कंटेन कर रहा है, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो पाई आर क्यूब, ये है चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ पे भी फॉर्मूले हम जो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दोनों की टर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा पी कहाँ है, आउटसाइड द शेल, यानी आर इज मोर देन कैपिटल आर। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है तो ये सारे चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक पॉइंट चार्ज। तो वापिस से यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया आउटसाइड के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, आउटसाइड का फॉर्मूला। ओके, और इसी आउटसाइड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज, अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज, क्यू की वैल्यू लिख देनी है रॉ 4/3 पाई आर क्यूब। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया देखिए 1/3 एप्सिलॉन नॉट, ये 3 नीचे आ गया। ओके, ऊपर क्या रह गया रॉ कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये ई आउटसाइड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। दोबारा चेक कर लेते हैं, रॉ आ गया 1/3 आ गया, आर क्यूब आ गया ऊपर से, नीचे क्या क्या था एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ओके, अब ई ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, जब पॉइंट सरफेस पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पे है, तब क्या है R इज इक्वल टू आर। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या लिख देना है, इसी फॉर्मूले में क्या लिख देना है, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, ई ऑन का फॉर्मूला 1/3 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, सॉरी रो आर, ओके 1/3 एप्सिलॉन रो आर, दिस इज आवर फॉर्मूला। ओके, तो जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी हमारी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज जो स्फीयर है उसकी सरफेस पे है, तो तब भी ये सरफेस स्फीयर किसके जैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के जैसे। ये जो चार्ज स्फीयर है ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव कर रहा है। दो केस में, कब, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इससे बाहर है और जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इसके सरफेस पे है। ओके, तो दोनों केस में पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये जस्ट स्फेरिकल शेल में जो हमने पहले 2 केस लिए उनके जैसे यहाँ पे हमें उसी के जैसे डील करना है। अंतर इतना है कि वहाँ पे Q की जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला रख रहे थे और यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इतना डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो E आउटसाइड हो गया, E ऑन साइड हो गया। अब आते हैं जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P अंदर है, वॉल्यूम के अंदर, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी है। ओके, तो अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहाँ है हमारा, अंदर। तो हमारी गॉसियन सरफेस कहाँ से जाएगी, अंदर से। ये हमारी गॉसियन सरफेस है। ध्यान रखिए, जैसा स्फेरिकल शेल के लिए किया है वैसा ही हमने आउटसाइड और ऑन दी सरफेस के लिए यहाँ किया है। तो जो थ्योरी उधर लिखी है वही थ्योरी यहाँ पे लिखनी है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, उनके बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को लिए जो हमने वहाँ पे रीजनिंग दी है वही रीजनिंग यहाँ पे देनी है। सब कुछ एज इट इज करना है स्फेरिकल शेल के जैसे। यहाँ पे किन इसके स्टार्टिंग के 2 केस में, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P बाहर है और जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ऑन द सरफेस है। ओके, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P अंदर आता है तब इसके लिए अब हम अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, यानी P इज इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ओके, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये हमारी गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टर्म है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं पहले। इस पूरी गॉसियन सरफेस हमने कैसी चूज करी है, स्फेरिकल शेल। ओके, तो स्फेरिकल के लिए हमने क्या करना है, ई डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसा होगा, सेम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसके, कौन से चार्जेस के कारण निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, वापस से
हमें उन चार्जेस से मतलब है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस दिख रहे हैं प्लस प्लस प्लस, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी गॉसियन सरफेस की जो ये सरफेस है, गॉसियन स्फेरिकल शेल की जो सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा इन चार्जेस के कारण, रेडियली आउटवर्ड। ये सारे चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, जैसे कहाँ पे है, सेंटर पे, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सरफेस के हर पॉइंट पे कैसा हो गया, सेम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच की डायरेक्शन देखिए, हर पॉइंट पे, हर पार्ट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड। तो हर पॉइंट पे थीटा कितना मिलेगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हर पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर पॉइंट पे कितना, 0। ओके, ठीक है। तो ई डी एस कॉस 0 क्लोज सरफेस के लिए, ई को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया, केवल डी एस। ओके, अब देखिए ई डी एस, डी एस किसका एरिया लेना है हमें, हमारी गॉसियन सरफेस का एरिया। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, कॉस 0 तो 1 हो ही गया, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम डील करते हैं टोटल चार्ज, क्यू नेट, टोटल चार्ज अंदर कितना है, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास जो चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस, वो कहाँ पे हैं, पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर फैले हुए हैं। अब उसमें से ये छांटना कि भाई गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारे चार्जेस हैं, ऐसे काउंट ही नहीं कर सकते कितने चार्जेस यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका है, एक ट्रिक है, हमें इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम पता है, पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में कितने चार्ज है हमें वो पता है। तो हमें कौन से चार्ज चाहिए, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में कितने चार्ज है, गॉसियन स्फेरिकल जो शेल या स्फीयर लिया हमने उसके वॉल्यूम में कितने चार्ज है, हमें वो पता लगाना है। तो हमें इस टोटल वॉल्यूम में कितने चार्ज है वो मालूम पड़ जाए, या वो मालूम है हमें, तो उसकी हेल्प से हम इस वाले वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज है वो पता लगा सकते हैं। और इस गॉसियन स्फीयर के अंदर जो इसके वॉल्यूम में जो चार्ज होंगे, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में जो चार्ज होंगे, उन्हीं चार्जेस से हमें मतलब है, क्योंकि वही चार्जेस हमारे लिए क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो देखिए क्यू नेट कैसे निकालेंगे, हमें पता है सिंस क्यू इज द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कितने चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस। तो इस सॉलिड स्फीयर के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे, 1 यूनिट वॉल्यूम में, तो Q डिवाइड बाई इस क्वांटिटी को नीचे ले आएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में हमें चार्ज पता चल गया, इस सॉलिड स्फीयर के हमें 1 यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता चल गया कि 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने चार्जेस हैं। हमें कितना चार्ज चाहिए, हमें वो चार्ज चाहिए जो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में है। तो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा भाई, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 25 रुपीज़। ओके, तो ऐसे ही अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में इतने चार्जेस हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब गॉसियन स्फीयर के वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसके वॉल्यूम में इतने चार्जेस हैं, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई, तो कितना आ गया हमारे पास चार्जेस, ये आ गए अपने पास क्यू नेट। क्यू नेट की वैल्यू कितनी आई, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या निकाला, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाते हैं, तो गॉस लॉ क्या है, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितनी है,
ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और नीचे एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है। तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर केवल एक आर बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर रह गया क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। ओके, ई इन कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की जगह अगर हम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्यू की जगह लिख दिया, ये स्मॉल आर आ गया, और कैपिटल आर क्यूब। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। तो क्या बचा इनसाइड, ऊपर तो बचा सिग्मा, नीचे आया इसके 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा ऊपर, स्मॉल आर। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ओके, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, रॉ डिवाइड बाई 3 आ गया, और ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हुआ, ये स्मॉल आर आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ओके, अब इसका ग्राफ देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस की लाइन, ये हमारा रेडियस, यानी r इज इक्वल टू आर, ये r क्या, मोर देन r, और ये r लेस देन r। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इनसाइड में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, लीनियर रिलेशन, दोनों की पावर कितनी है, 1। तो ये, तो यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में कितना बन रहा है, 0, जैसे जैसे हम सॉलिड स्फीयर की बाउंड्री तक पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 100, सरफेस पे आते आते मैक्सिमम हो गया, सरफेस पे आते आते मैक्सिमम हो गया, सरफेस पे आते आते यानी कहाँ पहुंच गया, बाउंड्री पे, यानी रेडियस के पास पहुंच गया। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस को छुएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जैसे ही इस सरफेस को छोड़ेगा, इस सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होना शुरू होगा। यानी यहाँ से बढ़ता 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 मैक्सिमम हुआ सरफेस पे, और सरफेस से बाहर निकलते हैं तो फिर वापस से घटता 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 चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से। तो आउटसाइड द शेल स्मॉल आर के साथ कैसा रिलेशन है, 1/r², यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम, और यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इनसाइड द शेल E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर कम होता चला गया। सरफेस पे मैक्सिमम क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए जब पॉइंट सरफेस पे है तो सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यानी इस सरफेस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसमें सारे चार्जेस भाग लेते हैं, सारे चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बनता है। और जब सपोज हमने इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो उसकी वैल्यू इस सरफेस से कम क्यों होती है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है, बाकी बाहर जो चार्जेस हैं उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। अब सपोज हम सेंटर के जस्ट पास आ जाते हैं, तो सेंटर के जस्ट पास आ जाएंगे तो सेंटर के जस्ट पास में कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो उस सेंटर के आसपास के चार्ज होंगे, बाकी बाहर के चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ही नहीं। तो जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर जाते हैं, यानी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस स्फीयर के अंदर जैसे जैसे बाउंड्री के पास पहुंचता है, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि वैसे वैसे हमारा गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ेगा, गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जब हम सरफेस पे होते हैं तो हमारी गॉसियन सरफेस का साइज क्या हो जाता है, स्फीयर के बराबर हो जाता है, तो सारे चार्जेस पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, इसलिए सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बढ़ते 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 जाती है, फिर वापस से ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बढ़ना शुरू होती है, तो ये वाला रिलेशन शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस के जस्ट बाहर जैसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस से बाहर निकलता है तो ये अपने आप को क्या बना लेता है, वापस से पॉइंट चार्ज,
और पॉइंट चार्ज बना लेता है तो पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये हो गया इसका ग्राफ। वापस से अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो हमें वैसे ही डील करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये सवाल उठता है, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हम कंडक्टर को यूज में क्यों नहीं ले सकते वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हम सॉलिड कंडक्टर को यूज में क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए, अगर हमने एक सॉलिड कंडक्टर लिया तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, सपोज हमने एक सॉलिड कंडक्टर लिया, ये क्यू चार्जेस जो इसके पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, वैसे ये सारे चार्जेस फैले हुए हैं। तो इन सब चार्जेस को हमने ऐसे इकट्ठा किया, मुट्ठी में लिया और इसके एक सेंटर में ले जाके रख दिया, इस सॉलिड कंडक्टर के सेंटर में ले जाके रख दिया। अब क्या होगा, ये सारे चार्जेस रिपल्शन वाला फोर्स लगाएंगे और ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। कितना दूर जाना चाहेंगे, जितना दूर जा सकते हैं। कितना दूर जा सकते हैं, तो जितना इसका साइज है कंडक्टर का। तो ये आउटर सरफेस पे जाके रुक जाते हैं फाइनली। आउटर सरफेस से बाहर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आउटर सरफेस के बाहर या तो एयर है या वैक्यूम है, जो कि दोनों ही चार्ज को कंडक्ट नहीं करती हैं। तो ये सरफेस तक पहुंच जाते हैं, उसके बाहर नहीं जा पाते। ओके, लेकिन सरफेस तक भी क्यों जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्यों नहीं रुकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे सिमिलर चार्जेस हैं, एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होगी। तो यानी इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये चार्जेस अंदर हमने छोड़े तो वहाँ पे ये अपना रैंडमली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं इधर उधर डायरेक्शन में। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है। ओके, लेकिन वो कब होता है, जब ये सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब तक ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, जब तक इन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहता है। तो जब ये चार्जेस को यहाँ पे छोड़ा तो इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना शुरू किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना शुरू किया यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें कैसे पता चलता है कि ये चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें पता चलता है इनके मोशन से। जैसे ही हमें चार्जेस यहाँ पे छोड़ा, उसके बाद ये चलना शुरू करे। जैसे ही हमने देखा है चार्जेस एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें पता है लॉ ऑफ इनर्शिया से कि कोई भी चीज़ कब मूव करती है, कोई भी चीज़ कब एक्सिलरेट करती है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो जैसे ही इन्होंने चलना शुरू किया, हमने कहा कि इन पे फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। और एक दूसरे पे अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो सारे चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो तीनों चीजें हो गई, ये चार्जेस ने चलना शुरू किया, एक दूसरे से दूर चलना शुरू किया। हमने कमेंट किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी। ओके, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, चार्जेस यहाँ पे आ गए ऐसे दूर होते होते। फिर हमने क्या देखा, अभी भी ये चार्जेस चल रहे हैं। अगर अभी भी ये चार्जेस चल रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, तो यानी अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, फिर थोड़ी देर बाद और रिपल्शन के बाद और रिपल्शन का फोर्स काम करता है और ये कहाँ जाते हैं, सरफेस पे। ओके, जैसे ही ये सरफेस पे आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये चार्जेस ने हिलना डुलना, आगे पीछे होना, दाएं बाएं होना सब बंद कर दिया है। यानी ये सारे चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कैसा हो गया है, आपस का जो फोर्स है वो कैसा हो गया है, बैलेंस हो गया है। यानी इनके बीच का जो टेंशन है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए, इस इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं किसको, जब चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। ये वाला चार्ज ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, ना राइट को जा रहा है, ना लेफ्ट को जा रहा है, ये वाला चार्ज। ओके, ऐसे ही ये वाला चार्ज ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, ना राइट को जा रहा है, ना लेफ्ट को जा रहा है। ये वाला चार्ज राइट को क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये वाला रिपेल करता है। ये वाला चार्ज लेफ्ट को क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इधर से ये धक्का देता है। तो ये वाला इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये पुश करता है, इधर वाला ये वाला इधर नहीं जा सकता क्योंकि इधर से ये पुश करता है, तो ये यहीं पे रहता है। और ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर से कोई बुला नहीं रहा, खींच नहीं रहा। नीचे क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि नीचे से कंडक्टर है, वो अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो नीचे वाले फोर्स को ग्रेविटी के कारण वैसे ही नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझाया था, ई साइन थीटा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ये वाला फोर्स, ये दोनों आपस से बैलेंस कर रहे थे। तो ये वाला चार्ज ग्रेविटी के कारण ना नीचे आ पाता, ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है इस पे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल, मास की प्रॉपर्टी, यानी इसके पास मास है तो इसके पास ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा।
तो ग्रेविटी के कारण नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ई साइन थीटा, वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो ई साइन थीटा के कारण ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है? F इज इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा। तो इस क्यू ई साइन थीटा को हमारा नीचे का एम जी ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो ये चार्ज ना ऊपर जा पाता है ना नीचे आ पाता है। लेफ्ट को क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये चार्ज इसको मना करता है अपने पास आने से। राइट को क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये चार्ज इसको मना करता है अपने पास आने से। तो हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है? जीरो। एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो। इस एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। इस एक नेट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? जीरो। आपस में इनके फोर्स लग रहा है, आपस में इनके फोर्स अभी भी है। अगर आपस में अभी भी फोर्स नहीं होता तो एक जगह रुकते ही नहीं है। आपस में इनके ऊपर फोर्स है, लेकिन इंडिविजुअली इनके ऊपर फोर्स कैसा हो गया? बैलेंस, यानी नेट फोर्स जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है इन पे तो ये कैसी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। कौन रुका हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के रुके हुए कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो आपस में तो इनके टेंशन अभी भी है, आपस में इनकी रिपल्शन का फोर्स अभी भी लग रहा है, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज को पकड़ के चेक करें तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स इधर काम करता है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करता है, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। ये दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है एक्शन रिएक्शन का। तो देखिए नेट फोर्स कितना है? एक पे जीरो, इस पे नेट फोर्स जीरो, लेकिन इनके बीच का एक्शन रिएक्शन का तो फोर्स काम कर रहा है अभी भी। ओके, तो इनके बीच का फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। ओके, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो अभी भी है, लेकिन इनके ऊपर का नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो किस कंडीशन में आ गए? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ गए। इस सिचुएशन के अंदर जब सारे चार्जेस सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कोई चार्ज ना लेफ्ट को जाएगा, ना राइट को, ना ऊपर ना नीचे, इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और अब जाके इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। तो ध्यान रख लीजिए, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, कहते हैं कि कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये इसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये है, वेन एवर द चार्जेस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर एंड द charges have come at equilibrium state, that time we can say that the electric field inside the conductor is zero. ओके, तो याद कर लीजिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में जब तक नहीं आएंगे चार्जेस तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में चार्जेस जब तक नहीं आएंगे, मतलब जब तक चार्जेस हिलते रहेंगे सरफेस के ऊपर, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कंडीशन क्या है कि चार्जेस का जो हिलना डुलना है सरफेस के ऊपर वो बंद हो जाना चाहिए। यानी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जब खत्म हो जाए, चार्जेस जब सेटल डाउन हो जाए, हम ये वर्ड यूज में लेंगे, जब चार्जेस सेटल डाउन हो जाए, अपनी अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठ जाए, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है? जीरो। ओके, तो ये सारी जो प्रोसेस हुई, हमने चार्जेस को कहाँ रखा था? शुरू में सेंटर पे, और कहाँ पहुंच गए? बाहर। जब सेंटर में था चार्जेस, जब तक चार्ज मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रहा था, जब तक चार्ज यहाँ से ऐसे 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 मीडियम के अंदर से बाहर निकल रहा था, तब तक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी था अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो था। लेकिन जब चार्ज बाहर निकल गया, सेटल डाउन हो गया, तब जाके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ऐसे नहीं है कि चार्ज अंदर है, चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं। चलते हुए चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर चार्ज चल रहा है तो इट मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, चार्ज जब सेटल डाउन हो जाते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब ये सोचिए कि इस सेंटर से ये चार्जेस बाहर चले गए, ये तो हमें पता चल गया रिपल्शन वाले फोर्स के कारण चले गए। तो क्या रिपल्शन वाला फोर्स यहाँ नहीं लग रहा? यहाँ भी रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन ये कौन सा मटेरियल है? नॉन कंडक्टर मटेरियल। नॉन कंडक्टर मटेरियल चार्जेस के फ्लो को, चार्जेस के मोशन को अलाउ नहीं करता है, लेकिन कंडक्टिव मटेरियल चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है। ओके, तो ये सारे चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे रिपल्सिव फोर्स के कारण, और रिपल्सिव फोर्स अंदर किस लिए बन रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये बाहर जाना चाह रहे थे, और इनको जाना अलाउ किसने कर दिया? कंडक्टर ने। ओके, इसलिए सारे चार्जेस, ध्यान रख लीजिए, इलेक्ट्रिक किसी भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्जेस इकट्ठे नहीं रह सकते। दोबारा से, सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज का चलना अलाउ है, चार्ज चलना अलाउ है, लेकिन एक जगह रुक के बैठना चार्ज का अलाउ नहीं है। नॉन कंडक्टर में चार्ज का चलना, इसके थ्रू, मीडियम के थ्रू चार्ज का चलना अलाउ नहीं है, लेकिन एक जगह रुक के बैठना अलाउ है। ओके, दोबारा से,
इसके अंदर चार्ज मोशन कर सकता है, कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो रुकेगा नहीं, यानी चलता हुआ दिखना चाहिए हमें चार्ज इसके अंदर, रुका हुआ नहीं दिख सकता इसमें चार्ज। और इसमें चार्ज कभी भी चलता हुआ नहीं दिखेगा, चार्ज हमेशा रुका हुआ दिखेगा। इसलिए हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज कैसा चाहिए, वॉल्यूम में रुका हुआ चाहिए, वॉल्यूम में टिकना चाहिए। तो उसके लिए हमने कौन सा मटेरियल यूज़ में लिया, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर यूज़ में नहीं लिया, क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज टिकेगा ही नहीं, वो कहाँ भाग जाएगा, बाहर की तरफ। तो वॉल्यूम के अंदर, मीडियम के अंदर, कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज रुकना अलाउ नहीं है। रुकना है तो सरफेस पे जाके रुको, ओके, सिंपल सी बात है। आपको रुकना है चार्जेस को तो कहाँ पे रुकोगे, आउटर सरफेस पे जाके, अंदर रुकना अलाउ नहीं है, ओके। तो रिपल्शन का फोर्स यहाँ भी लग रहा है, लेकिन ये मटेरियल अलाउ नहीं करता, देयरफॉर दिस इज नॉन कंडक्टर एंड दिस मटेरियल अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, सो दिस इज ए कंडक्टर, ओके। सो दिस, इसलिए हमने इसको यूज में नहीं लिया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर, ओके। थैंक यू।